अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे आज कुछ वफाकी अमूर पर भी और सूबाई अमूर पर भी। वफाक में जैसे सब जानते हैं अदालत उज़्मा के ऑर्डर के बाद अब पार्लियामान के दायरे इख्तियार में आता है कि अफवाज पाकिस्तान के चीफ की तौसी के मुतालिक कानून साजी करे और उसमें इस अहम तकर्री के मुतालिक जो शराइत व ज़वाबत शामिल करना चाहेंगे वो उसी तरह करें जिससे आइन का आर्टिकल 243 क्लैरिफाई और वसी कर दिया जाए। दूसरी जानब पंजाब सूबे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की एक बार फिर सपोर्ट की है और कहा कि वो अगले 4 साल तक कहीं नहीं जा रहे, अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। जैसे आपने सुना, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर माफियाज का बयानिया दोहराया और कहा कि ये सब का सब फेल हो जाएगा, जो हम पे तनकीद कर रहे हैं उनके भी अज़ाइम नाकाम हो जाएंगे। आज इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है उनका, कौमी असम्बली के रुकन हैं कंवल शोज़ब साहिबा, साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार कॉलम नगार अमार मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। कंवल शोज़ब साहिबा, अगर आपसे आगाज़ करें, पहले बात करते हैं जी जो कानून साजी होने को जा रही है। अदालत उज़्मा ने तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात की, लेकिन और जगहों से आइन में तरमीम और कैबिनेट के रूल्स में भी इजाफा की बात की जा रही है। जब तौसी के मामले को आप देखती हैं तो क्या ये एक मौका है कि सियासी कुव्वतें अब यकजहत हो जाएं, या जो अभी तक जारहाना किस्म का रवैया चल रहा है दोनों के बीच वो जारी रहेगा? थैंक यू वेरी मच असद साहब। मैं समझती हूँ कि 3 जो पेजेस का फैसला आया है इस वक्त अदालत उज़्मा का, मैं लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जितनी मैंने इस पर रिसर्च की है या तैयारी की है, वो ये कहता है कि जो लकूनाज है या जो एम्बिग्विटी है आर्टिकल 253 में, जो अदालत ने राइटली पॉइंट आउट भी की है और आज तक जिस पे डिबेट नहीं हुई थी, और जिस सिस्टम के तहत या जिस एम्बिग्विटी को रख कर के तमाम जो चीफ्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स होती रही, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक मिसाल जो है वो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब की भी है, जिनकी फिर अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल्स भी अदालत उज़्मा ने मंगवाई। तो मैं समझती हूँ कि अब ये टाइम आ गया है कि उन्हें एम्बिग्विटीज़ को दूर कर दिया जाए। इस सिलसिले में मैंने कल बिलावल साहब की स्टेटमेंट सुनी, मैंने एहसन इकबाल साहब की सुनी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि दोनों मेंबर नेशनल असम्बली अंडर ओथ हैं। और अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं ओथ की चंद लाइन्स हैं वो मैं ज़रूर सुनाऊँगी, जिसमें ओथ की जो हमने अंडर ओथ जब हम ओथ ले रहे थे तो वो लाइन्स ये कहती हैं कि आपने आइन और कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए के अंदर रहते हुए काम करना है और उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है। तो आर्टिकल 253 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर अदालत उज़्मा ने डायरेक्शन दी है कि इसमें आपने एम्बिग्विटीज़ को दूर करना है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी अपोजिशन की जमातें रूठी हुई बहू क्यों बन गई हैं अचानक से कि हमें मनाएंगे तो हम वापस आएंगे। अंडर ओथ ये इनकी जिम्मेदारी है कि जहां पाकिस्तान के आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं उनके लिए काम करना है, तो लेजिस्लेशन करना इनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीमेसी पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर की है और इसको इंश्योर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तकर्री का पूरा जो प्रोसेस है उसमें प्राइम मिनिस्टर के जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं किया गया। तो ये कोई इमरान खान साहब की शख्सियत या इस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब की शख्सियत के लिए कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एम्बिग्विटीज़ हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा, बल्कि इन 2 ओहदों की सुप्रीमेसी को या सेंटिटी को कायम रखने के लिए किया जा रहा है। इस पर मुझे अपोजिशन की ये बात या उनके नखरे समझ नहीं आ रहे। ये तो आने वाले दौर में किसको मालूम है कि किसकी पावर किसकी अपॉइंटमेंट होनी है और कौन वज़ीर आज़म होगा। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एम्बिग्विटीज़ हैं, अगर वो इस 70-72 साल के बाद निकल आई हैं और जहाँ जहाँ पे भी लकूनाज हैं, तो हमारा बतौर मेंबर नेशनल असम्बली अंडर ओथ ये काम है, ये हमारा लेजिस्लेटिव रोल अंडर ओथ है। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को रूठने या मनाने का इंतज़ार करना चाहिए कि हमारा ऑटोमेटिक ये रोल बनता है जिसकी हम तनख्वाह भी लेते हैं और हमने जिस पे ओथ लिया हुआ है। बाकी जो कंसेंसस डेवलप करना है वो ज़रूर होगा, एक अच्छे माहौल में वैसे भी काम होता है। मैं ज़रा आपको ये पिछले 1 हफ्ते में जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया उसी दिन एक और जो है
डेवलपमेंट हुई, जो मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब को भी हाईलाइट करनी चाहिए थी, कि राना तनवीर जो उनकी पार्टी के बहुत मेन रुकन है, उनको पीएसी का चेयरमैन बनाया गया अनअपोज्ड, ठीक है जी। और पीटीआई के ही एक रुकन है दरेशक साहब, जिन्होंने उनका नाम उधर सजेस्ट किया। तो पार्लियामेंट को लेकर के हम तो राजी हैं कि भाई आप चलें और आवाम के लिए और मुल्क के लिए और कानून की बेहतरी और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए जो काम है उसमें मेरा ख्याल है इनको खुद आगे आना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी है जी। चौधरी जाफर इकबाल साहब, जो कंवल साहिबा फरमा रही हैं कि अब आप वो तामीरी इकदामात लें और कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को रूठना नहीं चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव और अच्छे माहौल में ये कानून साजी करनी चाहिए, उसको किस तरह देखते हैं। साथ में मैं ये वजाहत करता चलूँ, इब्तदाइया में आर्टिकल 243 का जिक्र किया था, वो आर्टिकल 253 है और कानून जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। 2018 के बाद जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिस तरह अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि पार्लियामेंट से तनख्वाह लेते हैं और हल्फ उठाया है। 2013 की कौमी असम्बली जिसमें जनाब इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठे थे, क्या उसने हलफ नहीं उठाया था? क्या उस वक़्त तनख्वाह नहीं लेते थे? या उस वक़्त की तनख्वाह पार्लिमान को जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की और उनके बहुत प्यारे साथी शेख रशीद साहब इस्तेमाल करते रहे, क्या वो हलफ और तनख्वाह उसकी थी? और मुझे बड़ी खुशी है कि आज पार्लिमान का, आज जो है वो कानून साजी का, और आज राना तनवीर साहब का जो एहसान जताया जा रहा है कि अनअपोज, ये एक रवायत है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी कमेटी क्या कौन कौन की पार्टी से चेयरमैन होगा। तो जिन कमेटीज़ में मेरी बहन की पार्टी से पीटीआई के अरकान थे, वहाँ नून लीग के लोगों ने प्रपोज़ किया होगा और वो भी अनअपोज ही हुए होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं, ये एक रवायत है और उसके मुताबिक जो है वो सब चल रहे हैं। अगली बात कि ये बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी की तरफ से, देखें कानून साजी करने का उस मामले में कहा गया और बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी वो बातें जो मैं और आप, मीडिया या बाकी लोग अदरवाइज़ ना कर सकते, हमें एक सहूलत मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, किस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया। वरना तो 9 अगस्त का ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नोटिफिकेशन अपने दस्तखतों से कर दिया था, जो मेरे नज़दीक कोई नज़ीर नहीं मिलती कि प्राइम मिनिस्टर अपने साइन से जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे। किस कानून, किस कायदे के तहत हुआ, इसकी वजाहत 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने डिग्रियां चेक करने का कहकर कर दी कि कितना आपको मालूम है, कितना कर सकते हैं। अब आगे लेजिस्लेशन के लिए कौमी असम्बली के अंदर जो लोगों से रब्ता करना पड़ेगा, साथ बिठाना पड़ेगा, या जो ड्राफ्ट लेकर आएंगे क्या यही लायक टीम होगी जिनकी डिग्रियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान उठाया है, जिनको 4-4 दफ़ा डिक्टेशन देना पड़ी, जिनको आखिरी दफ़ा फिर खुद आर्मी चीफ को आके इनके इजलास में बैठना पड़ा, जो मेरे नज़दीक मेरी फ़ौज और मेरी फ़ौज के सिपा सालार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या फिर कोई ऐसी ज़रूरत पेश आएगी कि कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप करने के लिए एक आखिरी बात जी जी 2 मौके पे लेजिस्लेशन इससे पहले हुई और वो वहाँ पे सब की ज़रूरत थी। एक वो था जब मरदमशुमारी मुकम्मल होगी, रीएलोकेशन ऑफ सीट्स का इशू था और कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरमीम होनी थी। ज़रा उस दिन की हाज़िरी निकाल के देखें कि क्या इमरान खान नियाजी साहब उस दिन मौजूद थे उस आईनी तरमीम के लिए, पीटीआई के कितने लोग मौजूद थे, कितनों ने वोट दिया, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, क्या इनकी पार्टी उसकी फेवर में नहीं थी। आज ये हमें ये सिखाने और बताने आए हैं कि कानून साजी कैसी होगी और एहसन साहब और बिलावल साहब उसके ऊपर क्या कहते हैं। आप आगे बढ़िए, अभी तो ये तो शायद बाद में मसला दरपेश होगा, अभी जो मसला दरपेश है इलेक्शन कमीशन को ये गैर फाल करने जा रहे हैं, उसके बारे में इनसे अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। वज़ीर आज़म साहब को आखिर क्या प्रॉब्लम है अपोजिशन लीडर से मिलने में, आखिर क्या उन्हें इसमें मुज़ायका है। आप अपने ऑफिस में नहीं मिलना चाहते, आप स्पीकर साहब के ऑफिस में मिल लीजिए, आप बैठिए इकट्ठे। आपको आइन ने ये दोनों को इख्तियार दिया है, ना वो शहबाज शरीफ साहब का इख्तियार है, ना इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का ये इख्तियार है। और ये क्यों नहीं इस्तेमाल करने जा रहे इमरान खान साहब।
वेलकम बैक टू दो राय। तो वफाकी वजीर कानून साहब ने फरमाया है कि क्योंकि अदालत उज़्मा की जानिब से ऑर्डर आ चुका है, अगर हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातें ये कानून साजी नहीं करती तो शायद कंटेम्प्ट हो जाए। उस पर क्या राय जी आपकी जनाब? बिल्कुल फिर मैं उमर साहब बिल्कुल, पे इस पे कानून साजी करने में तो कोई दूसरी राय नहीं कि कानून साजी होगी। अब कानून क्या बनता है वो बाइंडिंग अदालत ने नहीं लगाई और फरोग नसीम साहब भी वो नहीं हमें समझा सकते। ये मेरा या कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए अराकीन का हक है कि वो कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करें, वो उसके ऊपर डिबेट करें। और वो अगर 3 साल के बजाय 2 साल के फैसले पे पहुंचते हैं, 3 के बजाय 4 के फैसले पे पहुंचते हैं, एक्सटेंशन कभी ना देने के फैसले पे पहुंचते हैं या एक्सटेंशन देने के इख्तियार वजीर आजम को देते हैं, तो ये पार्लिमान का इख्तियार है। अदालत ने कानून साजी करने का कहा है, स्पेसिफिक लिख कर नहीं दिया कि आप फरोग नसीम साहब का जो ड्राफ्ट है उसे आप अप्रूव करेंगे। असद साहब एक चीज मैं सिर्फ कहना चाह उमर रही हूँ, मसूद इजाजत साहब, दे दें। कमल जी, साहब, ये कमल साहब इलेक्शन की जो इन्होंने बात मैडम की है, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जरा लंदन से वापस बुला लें, फिर बिठा लेते हैं साथ उनको। चलें ये हो गई स्टेटमेंट इधर। उमर मसूद साहब, आपकी जनाब क्या राय है? फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, उन्होंने अभी एक प्रपोजल के तौर पे ये सामने रखा है कि एक कमेटी होनी चाहिए, पार्लिमानी कमेटी को तश्कील दें आप, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ से अराकीन हों और ट्रेजरी बेंचेस के भी अराकीन हों और वो साथ बैठ के मुत्तहद हो सकें और कोई प्रपोजल बना सकें तौसी के हवाले से भी और मईशत की गवर्नेंस के हवाले से भी, और उसकी सरबराही वज़ीर आज़म साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ को, चलें सरबराही ना कहें, ओवरसाइट कह दें, वो करनी चाहिए। किस तरह देखते हैं? अभी तक जो आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है उसमें जो कुछ कंवल शौज़ब साहिबा ने कहा है, मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और इससे ज़्यादा इत्तफाक किया ही नहीं जा सकता। अब हालात ने और वाक़यात ने शायद हमें वो तारीख़ी मौका दे दिया है कि वो सारे इश्यूज़, वो सारी बातें जो आज तक हम कभी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सके, वो पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी। आपने आर्मी एक्ट का भी हवाला दिया, वो भी पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए और हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और उसके अंदर हर इशू डिस्कस होगा। ये इशू डिस्कस होना अवामी नुमाइंदों के साथ इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 दफ़ा यहाँ पर मार्शल लॉ लग चुका है। तकरीबन 30 साल 33 साल हमारी कौमी ज़िंदगी के मार्शल लॉ में गुजर गए हैं। उसके बाद एक आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन मिल चुकी है 3 साल की, फिर दूसरे आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला ज़ेर बहस है। ये वही मुल्क है जहाँ पे गुज़िश्ता 73 साल से आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट इस मसले पर गौर करे, कानून साजी करे और अगर हम जमहूरियत के फ़रोग के लिए और आमरीत से इस मुल्क को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो ये मौका है। इस मौके पे ज़ाती इख्तलाफात और पार्टियों में सियासी इख्तलाफात, सियासी पॉइंट स्कोरिंग बड़ी नेचुरल सी बात है, ये दुनिया के हर मुल्क में होता है। लेकिन इस मौके पर नहायत संजीदगी से तमाम बड़ी पार्टियों को और छोटी पार्टियों को ये गौर करना चाहिए कि उन्होंने क्या इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने का मौका देना है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो कानून साजी होगी उससे हमें पता चलेगा कि हम जमहूरियत के किस रुख की जानिब जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। कंवल साहिबा, अगर हम कुछ पार्लिमानी प्रोसेसेस की भी बात कर लें, जो चौधरी जाफर इकबाल साहब ने जिक्र किया कि आप अटेंडेंस रिकॉर्ड्स पे आ जाएं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की, तो ये बात इमरान ख़ान साहब के हवाले से भी की जाती है और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी की जाती है कि अगर कानून साजी का जो हब है और हमारे मुंतखब नुमाइंदों का जो बेस है वो पार्लिमान है, वो ना तो उसको अटेंड करते हैं, ना तो कानून साजी को उस तरह की तरजीह देते हैं जिस तरह देनी चाहिए। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब लेजिस्लेशन को भी उस तरह देख सकेंगे? और ये जो अमेंडमेंट है, आप क्या अक्रॉस द आयल ऐवान बाला में जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत है उनसे भी ये सारी बातें कर पाएंगे? मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। अभी जो 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट पास करवाई गई थी वो थी फाटा का मर्जर होना, और वो एक प्राइवेट मेंबर जो हमारे अली दावड़ साहब हैं उनके प्राइवेट जो बिल उन्होंने पेश किया था वो उसके ऊपर हुई है और प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनके साथ तस्वीरें भी खिंची। सारी अपोजिशन जो है वो आयल्स वाली साइड पर आई।
और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताने वाली वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उठ के एतराज़ किया कि गवर्नमेंट को ये बिल ले करना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट मेंबर के आप बिल के ऊपर इस पे कंसेंसस डेवलप करें। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें मैग्नानिमिटी या खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उसी बिल पे ये अमेंडमेंट पास की और आज आपको पता है कि एक तारीखी जो है वो अमल में आया है। काम के फाटा का मर्जर हो गया, केपी का वो हिस्सा बन गया है। तो और उसमें वज़ीर आज़म मौजूद थे और हर इम्पॉर्टेंट मौके पे वज़ीर आज़म मौजूद होते हैं। मेरे जो कलीग हैं इस वक्त इन्होंने पुरानी जो बातों का इस वक्त रेफरेंस दिया है। मैं समझती हूँ कि ये खुद तो सारे और समेत बिलावल के ये कुछ और दावे करते रहे हैं और अगर इनका दावा तो हमेशा ये रहा है कि पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल शमूल मौलाना जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम वाले, उनकी आप तकरीरें उठा के देख लें उस टाइम पे, धरने के टाइम पे, कि वो क्या कहते रहे कि पार्लियामान को अपना, चाहे लूली लंगड़ी हो लेकिन उसको अपना जो जमहूरियत का टाइम है या सियासत का जो एक टेन्योर होता है किसी भी हुकूमत का, वो पूरा करना चाहिए। तो आज अगर इनको लगता है कि हम ठीक कह रहे थे तो फिर ही ये वो बातें कोट कर रहे हैं ना। जहाँ तक पार्लियामान को मजबूत करने की बात है तो ये जो लेजिस्लेशन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे और जो राइटली पॉइंट आउट की है आपके साथ बैठे हमारे तीसरे गेस्ट ने कि जी हाँ अमार साहब ने, कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बाइंडिंग की है और एक मौका मिल गया आपको कि एम्बिग्विटी को दूर करना है। आपने जो पॉलिटिक्स खेलनी है ज़रूर खेलें, जैसे कल खेलते रहे। बिलावल साहब भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते रहे और एहसन इकबाल साहब का तो काम ही यही है कि सारा दिन जैसे वो बच्चे जहाज़ बना बना के फेंकते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के जहाज़ लॉन्च करते रहते हैं सुबह दोपहर शाम। उनको मौका मिला हुआ है कि उनकी सारी लीडरशिप यहाँ से दौड़ गई है तो चलो मैं ही लीडर बन जाता हूँ। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि कोई खुदारा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन भी करके देखिए, कोई लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट करें। आप तो लीडर बन ही जाएंगे, इसमें ऐसा क्या है कि आप इस वक्त मौका ढूंढ रहे हैं कि अगर लीडरलेस है आपकी पार्टी तो आप ही उमर्ज होके और लीडर बन जाएं। एक वो और एक मरियम औरंज, एक ज़ैब साहिबा। हर पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, हर मुल्क में नाउमीदी फैलाने का काम इस वक्त इन 2-3 लोगों ने लिया हुआ है। जहां तक बात आ गई इलेक्शन कमीशन की भी मैं लगे हाथों बात करती जाऊं। आर्टिकल 213 है आइन का जो ये कहता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने कंसेंसस डेवलप करना है या अपने अपने नाम देने। अगर उनमें कंसेंसस डेवलप नहीं होगा वो नाम चले जाएंगे पार्टी में। पार्लियामेंट्री पार्टी बनी हुई है जो स्पीकर के अंडर होगी, जिसके 12 मेंबरान होंगे, 6 ऑपोजिशन से होंगे और 6 ट्रेजरी बेंचेस से होंगे और फिर वो उन नामों पे कंसेंसस डेवलप करेगी। तो पिछली दफ़ा भी जो ये एक क्राइसिस बना था उसकी रीज़न ये थी कि वो पार्टी भी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी थी। मीनिंग ये है कि ऑपोजिशन का 50% बीच में ओनस आता है। अगर कोई इस तरह का क्राइसिस क्रिएट हो रहा है तो 50% इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन ऑपोजिशन उसमें कर रही है और हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। अभी भी ये हुआ है कि 3 नाम देने के बाद आज अयाज सादिक साहब खड़े होकर फरमा रहे हैं कि मैं इस मामले को कल सुप्रीम कोर्ट में ले जाता हूँ। यानी कि आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट का हर मसला जो है वो कोर्ट में जाके आप हल करें। तो ठीक है, आप ये प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं, कल को यही चीज़ें आपको भी हॉन्ट बैंक करेंगी, क्योंकि आप खुद कहते रहे कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए और पार्लियामेंट के डिसीजंस को इंडोर्स होना चाहिए। तो अच्छा, अभी वजीर आजम ने तो अभी जब नाम कमल देंगे साहिबा, वो एक प्रोसेस के तहत सारी डिस्कशन होगी। ठीक है। अगर वहां पे डेडलॉक होता है तो आप जरूर चले जाएं, लेकिन ये क्या कि आप पहले ही जा रहे हैं, इसका चले मतलब जाएं ये है कि नीयत में खोट है और इसका मतलब ये कि ये चाहते हैं कि हर वक्त कोई ऐसा क्राइसिस क्रिएट किया जाए हुकूमत के लिए कि हुकूमत काम ना करे और लेकिन लोगों को इसी ये पे- बताया इसी जाए कि पे जी हम तो कमल बड़े साहिबा, ठीक मुहिब्बे है। वतन है और ये काम नहीं करना चाह रहे। कमल साहिबा, तो आप क्योंकि हमारा आर्टिकल वक्त- 213 के हमारा सारे वक्त मेरे कम पास हो रहा है। मौजूद हैं, जो उसके शिक्के हैं 13, 14, 15 ठीक है, तीनों पढ़ आपसे के ही देख जी, लें, आपसे- आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपसे इलेक्शन ही कमीशन के पढ़ मेंबरान को लेंगे, कैसे पढ़ लेंगे। जो है वो हमारा जी अपॉइंट वक्त करना है और क्योंकि- उसमें वक्त अपोजिशन क्योंकि का कम हो रहा है, पूरा वक्त रोल है क्योंकि हमारा 50% का। वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। जो इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट्स हैं पार्लियामान के हवाले से जो नामुनासिब थी, शेख रशीद साहब उनके साथ खड़े थे, जो उनकी स्टेटमेंट्स थी पार्लियामान के हवाले से, क्या उनसे इदारा डीलेजिटिमाइज नहीं हुआ? आपसे सवाल है। जी मुझसे कह रहे हैं? कमल साहबा जी आपसे फिर मैं देखिए चौधरी उसकी साहब पे रीजन जाऊंगा। थी, जी। जिस माफिया का वो जिक्र कर रहे हैं और जिस करप्शन का वो जिक्र कर रहे हैं वो उसी के कॉनोटेशन में थी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में थी। आपको लेकिन मैं बात ऐसी तो दर्जनों पार्लियामान के बारे में स्टेटमेंट थी सुनवा नहीं? सकती हूँ
जो आपको नून लीग के दौर में नवाज शरीफ साहब ने की और जरदारी साहब के ऊपर या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे बातें करते रहे, और जो जरदारी साहब और बिलावल साहब अभी पिछले दौर में इनके ऊपर करते रहे। मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको सुनवा देती हूँ। ठीक, बाकियों ने तो भी, अब अगर बाकियों ने इन्होंने भी मेच्योर बुरी बातें सियासत की। करनी है चौधरी तो जाफर फिर इकबाल आई साहब, थिंक कि थोड़ा सा आगे बढ़ें, और अब आपके जो कॉल और फेल है वो आगे बढ़ें। नजर आ जाएंगे पूरी चौधरी- दुनिया को ठीक, कि आप असल में चाहते ठीक, क्या हैं और ठीक। करते क्या चौधरी हैं। जाफर इकबाल साहब, ये जो अभी बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, हिज़्ब इख्तिलाफ का बयानिया है कि 2018 के इंतखाबात में भरपूर धांधली की गई और अवाम को ये बताया गया कि एक वाइट पेपर आएगा, शवाहिद सबूत सब का सब सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि मैंडेट को किस तरह चोरी किया गया। वो सब का सब जनाब कभी सामने आएगा, नुमाया होगा, उस पर कोई काम किया जा रहा है जिसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान पहले कहा करते थे कि ये हम सब का सब पब्लिक करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। दो तीन आपके ये सवाल भी और दो तीन बातें जो कंवल साहिबा ने कही, एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगज़ेब बहुत खटकते हैं इनको, क्योंकि जब ये दरख्तों से रात को ऑक्सीजन का जो है वो और चीन, जापान और जर्मनी की सरहदें पीपल और मिलाने नीम की के दरख्त हैं जो रात को ऑक्सीजन देते हैं, कंवल साहिबा one by one, जब सुनाएंगे और जब ये वही दास्तानें जो पुरानी हैं उनको लेके बैठेंगे, और जब ये बताना कि जी अभी एक साल मुकम्मल नहीं हुआ इनका माली साल और 211 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का खसारा है, आपके तरक्याती काम सारे रुके हुए हैं, आपके लोग जो है वो उनकी नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं, महकमे के महकमे बंद होते जा रहे हैं, आप जो है वो 50 लाख घरों में से एक ईंट पहली अभी तक रख नहीं पाए, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उनका कुछ बना नहीं है। सी पैक जिसको बड़ी मतलब दिन रात की मेहनत से एहसन इकबाल साहब ने और विजन 2025 को सामने लेके आए, आज ये अपनी वजारतें शफल करते फिर रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन बात करेगा। हमें अवाम ने नुमाइंदगी दी है और हम वो नुमाइंदगी है उसका हक अदा करेंगे। रही बात कि जी 50% जो है वो अपोजिशन ज़िम्मेदार है इन बहरानों की। 2 मेंबरान ख़त्म जो रिटायर हो रहे थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने भी रिटायरमेंट से 2 माह पहले हुकूमत वक्त को ख़त लिखा। ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी अपनी रिटायरमेंट से 2-2.5 महीने पहले ख़त लिखा। तो वो 100% ज़िम्मेदारी हुकूमत की थी कि कोई ऐसी मीटिंग बुलाते या कुछ किसी चीज़ का अहतमाम करते, और अगर हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो हमें लोगों के सामने ये बात करते कि जी ये देखिए हमने बुलाया था, ये बैठे नहीं, या हमने कहा था ये आए नहीं। इनके वज़ीर आज़म साहब की इखलाकी जुर्रत ये है कि अपोजिशन से घबराते हुए वज़रा की सीटों के पीछे से आते हैं कि किसी के हाथ ना मिलाना पड़ जाए, और आज ये कह रहे हैं कि जी हम तवक्को करते हैं कि हम ज़िम्मेदारी का, भाई हम तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, आप बताइए आप कब ज़िम्मेदार बनेंगे और कब आप ये मुजाहरा ज़िम्मेदारी का करेंगे। फिर कहा कि जी मरियम औरंगज़ेब साहब और एहसन इकबाल साहब रोज़ कोई नया जो है क्राइसिस वो मुल्क के अंदर दिखाते हैं, बज़ाहिर किसी को क्राइसिस नज़र नहीं आ रहा कि आपका BRT पेशावर पे अगर कोई बात करना पूछना चाहे, अभी ये जा रहे हैं 10 नवंबर को मियां शहबाज शरीफ साहब की ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करने, और बिल्कुल मुझे खुशी 10 दिसंबर को, और मुझे खुशी होगी कि मेरे कायद का एक लगाया हुआ मनसूबा जिससे लाखों लोग रोज़ाना मुस्तफ़ीज़ होंगे, वहाँ ये जाएंगे, इफ्तिताह करेंगे। लेकिन BRT की तरफ ये नहीं जाएंगे, उस तरफ ये ना जाएंगे, ना उसकी बात करने देंगे। ठीक जनाब, अगर सर सवाल पे भी आ जाएं रिगिंग के हवाले से, जो वाइट पेपर था, एविडेंस थी, उस हवाले से जवाब अगर देना यकीनन उसके ऊपर बहुत सारी बात भी हुई, बहुत सारे केसेस अदालतों में भी जो प्रॉपर फोरम है वहाँ पे चल रहे हैं, और वो आगे उनके नताइज भी आए, जिनमें से एक नतीजा ये था कि कासिम सूरी साहब 65,000 इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जाली वोट लेकर उस कुर्सी पर बैठे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके अब दोबारा वहां पहुंच गए। वो सारी अपनी जद्दोजहद जो है वो साथ साथ जारी रहेगी, लेकिन इसमें जो करने का काम है वो फिर अगेन कौमी असम्बली का है। पहले भी हमारे दौर में कमेटी बनी, उसने काम किया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, आज भी वही करने का है, और अगेन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको वो आगे लेके चलें। और एक इन्होंने मिसाल दी फाटा वाली के जी वो आईनी तरमीम आई, तो जो कोई काम मुल्क के फेवर में होगा, अवाम के मुफाद में होगा, उसमें हम साथ होंगे। हमने असम्बली का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है, हम क्यों उससे जो है वो गुरेज करेंगे।
ठीक, मैं इन्हीं रिफॉर्म्स पे बात करना चाहूँगा। अमार मसूद साहब, जो 2018 में हिज़्ब इख्तिलाफ ने इल्ज़ाम लगाए, उससे पहले 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 हलकों की बात की। 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का किरदार जनाब अदालत उज़्मा का फ़ैसला भी आ गया असलम बेग और असद दुरानी के ख़िलाफ़। जब हम धांधली की बात करते हैं, वो कौन से बुनियादी इलेक्टोरल इस्लाहात हैं जो कि ये पार्लियामान भी कर सकती है, आपकी बाकी अदारे भी कर सकते हैं, ताकि फिर से कोई भी जो इंतखाब है वो इस तरह मुतनाज़ा ना हो, कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो जाए? पहली बात तो ये है असद के जिस तरह माजी में रवायत रही है, जो भी पार्टी हारती है वो दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लाजमी लगाती है। जो इलेक्शन के कवानीन हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, साहिब भी हैं, और उसके अंदर हम अगर तब्दीलियां करते रहेंगे तो असल में हमने उस इंटेंशन को रोकना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोकना है। अब जो गुज़िश्ता इलेक्शन थे उसके अंदर शायद सारे कवानीन तो मौजूद ही होंगे, मैं कानून का खैर इतना माहिर भी नहीं हूँ, लेकिन सारे कवानीन मौजूद होंगे। लेकिन अगर आपका RTS बैठ जाएगा, अगर पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देंगे, कैमरे जो लगे हुए हैं उनका रुख सही नहीं है, तो ये तो कानून में नहीं आ सकते ना। कंवल शोज़ब साहिबा, जो इमरान खान साहब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की एक बार फिर हमायत की है कि 4 साल उनके बाकी हैं, जो पिछले कुछ दिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती हुई है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि पिछले 2-4 साल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किस तरह ताहिर उल कादरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ यकजहती का इजहार किया है। जो करंट चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब हैं, उनका जो बयान है वो नजफी रिपोर्ट में भी आया है। मॉडल टाउन का जो सानेहा था उससे भी उनका नाम जोड़ा गया। पैट के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने भी उनका नाम पटिशन्स में भी शामिल किया। और जो तमाम सिलसिला है, पहले ये इंटीरियर सेक्रेटरी थे, अब ये चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। तो ख़दशा ये है कंवल साहिबा कि जब मॉडल टाउन की तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, तो वो एक ऐसी मुअस्सर पोजीशन पे हैं कि उसको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। किस तरह देखती हैं? जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब की कामयाबी या उनके साथ एक अपना ओनस डालना है या वज़न डालना है और उनके साथ खड़े होने की बात है, मैं उसके साथ 100% एग्री इसलिए करती हूँ कि उनकी इतनी सारी कामयाबियां हैं जो शोकेस नहीं हुई, और अब हम पूरा इंश्योर करेंगे कि जो काम हुए हैं पिछले 1.5 साल में उसको हम पूरे तरीके से बता सकें। और उससे पहले मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा कि ऑरेंज ट्रेन इन्होंने मेरे कायद ने की है, तो खुदा का नाम माने जी, आपके कायद ने इसी मुल्क का पैसा कर्जा लेके ये बनवाई, CPEC का इसको हिस्सा बना दिया। मेरा इलाका साउथ पंजाब है जिसका 52% बजट बनता था, उसमें से सिर्फ 12% हमें मिलता रहा इतने सालों में। एक दफ़ा 17% मिला है, वो सारा बजट उठा के आपने लाहौर में शिफ्ट कर दिया। और लाहौर के हालात ये हैं कि अगर एक बारिश हो जाए तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, पानी पानी हो जाती है। और जो ये मंसूबे पे अब अरबों करोड़ों हमने $2 अरब इस पे लगा दिए, तो अब इसको ना शुरू करके भी एक अजाब ही बनेगा ना कि आपके मुल्क का सारा पैसा ज़ाया होगा। तो ये बड़ी एक फातिहाना है जी, हमारे वो कायद साहब ने किया, बड़ी मेहरबानी कायद साहब ने किया, मगर बाकी जगहों को महरूम रखा हुआ है। आज आप लाहौर या ऑरेंज ट्रेन को कंपेयर कर लें, जाके अहमदपुर शर्किया जो भावलपुर का एक तहसील है या भावलपुर को देख लें, जहाँ बेसिक सहूलतें सेहत की नहीं मैसर हैं, और उधर आप इस किस्म के इतने सब्सिडी जिसको दे के चलाना पड़ेगा, ताहयात इस तरह के मंसूबे लगा के चले गए। तो वो तो अब हमें जिसको कहते हैं ना कि मरते क्या ना करते, जिन पे अरबों रुपया लग गया उनको क्या करें, उन सफ़ेद हाथियों को चलाना पड़ता है। दूसरी बात ये, इन्होंने CPEC अपने दूसरे मरहले में बड़ा सक्सेसफुली दाखिल हो गया है। मैं समझती हूँ कि इस पर सियासत ज़रा करनी बंद कर दें, ये बेहतर होगा कि मुल्क के लिए काम हो रहा है, और इससे आप एक गलत इंप्रेशन जो है वो पूरी दुनिया को दे रहे होते हैं। तीसरी बात है कि जहाँ तक आपने ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में बात की, मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी, इसका मैं समझती हूँ कि मुझे उससे पहले इन्फॉर्मेशन में ले लूँ। अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर वो स्टेप डाउन करेंगे और अपनी इंक्वायरी पूरी करनी चाहिए, होनी चाहिए। लॉ सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उसके आगे किसी को भी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। ये मैं आपको अपने उस पे बिहाफ पे कह रही हूँ कि जहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस, और कल भी वज़ीर आज़म ने ये बात क्लियरली की कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ना लें आप। तमाम ब्यूरोक्रेसी को जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने किसी को पॉलिटिकल लेवल पे फेवर नहीं देनी, जो माजी में प्रैक्टिसेस रही, आपको पता ही है
डीपीओस की हर हफ्ते मीटिंग चेयर किया करते थे हमजा शहबाज साहब, और आई डोंट नो कि किस अथॉरिटी पे वो करते थे, क्योंकि फैमिली लिमिटेड पार्टी थी, 17 मिनिस्ट्रियां रख के उनके वालिद साहब चंद ब्यूरोक्रेट्स को साथ मिला के पूरे सूबे को चला रहे थे और बना सिर्फ लाहौर को रहे थे, और बेटा साहब जो हैं वो बाकी सूबे की पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते थे। जी हाँ, तो ये प्रैक्टिसेस अब खत्म करनी है हमें, कुछ सही तरीके से इस मुल्क की डायरेक्शन सीधी कर दी है, इंशाल्लाह अब आगे बेहतरी होगी। चौधरी जाफर इकबाल साहब, वक्त हमारा क्योंकि ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वो क्या मुतबादिल स्ट्रैटेजी है, मुतबादिल लाहे अमल है जो कि उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुख्तलिफ होता है? उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं जो हाईलाइट नहीं हुए, बड़ा दुरुस्त इन्होंने कहा। अभी पंजाब पुलिस की जुराबों का रंग उन्होंने नीला किया है, यकीनन पंजाब पुलिस में बहुत बेहतरी आएगी उससे। पंजाब की डीपीओज़ की मीटिंग हमजा शहबाज साहब कभी भी हफ्ते बाद चेयर नहीं करते थे, बल्कि कभी भी मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि कोई ला दें कि एक मीटिंग डीपीओज़ की पंजाब की हो जो हमजा साहब ने चेयर की हो, हम हाजिर हैं। सीएम साहब करते थे, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के, और उन्होंने करके दिखाया, चला के दिखाया। ऑरेंज लाइन लाहौर की बिल्कुल वो जनूबी पंजाब के ऊपर असर डालती है, लेकिन याद रखिएगा जो बीआरटी पेशावर है ना, वो डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट या चित्राल पर उसका कोई असर नहीं है। वो एक ही वक्त में पेशावर शहर के साथ पूरे केपीके को कवर कर रही है, और उसकी जो है अभी एक्सटेंशन लफ्ज़ नामुनासिब है, लेकिन उसकी भी एक एक्सटेंडेड डेट दे दी गई है। मुतबादल क्या है? मुतबादल गवर्नमेंट इस वक्त इनके पास है, इन्होंने चलानी है, और कैसे उस्मान बुज़दार साहब को ये चेंज करते हैं, ये कतन चेंज नहीं करेंगे। ये सज़ा दे रहे हैं पूरे पंजाब को। पंजाब 4 हिस्सों में कंट्रोल हो रहा है। लाहौर अलीम खान साहब करते हैं, गुजरांवाला डिवीज़न चौधरी परवेज़ लाई साहब करते हैं, रावलपिंडी डिवीज़न राजा बशारत साहब करते हैं, जनूबी पंजाब को चेयर होता है बहुत सारे मामलात में जहांगीर तरीन साहब की बात मानी जाती है, कहीं कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गुंजाइश मिलती है। बाकी अगर फ़ाइल कोई साइन करनी हो तो वो बुज़दार साहब को बता दिया जाता है और वो कर देते हैं। प्रेस के सामने आने नहीं दिया जाता उन्हें, इसलिए कि उन्होंने कहा था मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, ज़रा इंतज़ार कीजिए। तो हम वो अंडर ट्रेनिंग भुगत रहे हैं, और दुआ गो हैं कि इनकी सारी टीम जो है वफाक में भी और सूबे में भी वो इस 5 साल में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ले। आप बीआरटी पे आप एक अलग प्रोग्राम रख लें, मैं आपको उसके पूरे स्टेप्स ला के दिखाऊंगी। करेंगे। कमल शोजब साहिबा, चौधरी जाफर इकबाल साहब, अमार मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।